हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 नंबर का है। तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा। हम लोग इसमें जो यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको देखकर प्रश्न का आकलन कर सकते हैं कि कैसा प्रश्न आता है यूपी टेट में, ठीक ना। तो हम लोग इसको एक एक करके प्रश्न करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम है। जो प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कौन सी रचना लिखे थे, उसके बाद कौन सी प्रकाशित हुई थी, इसके बाद कौन सी प्रकाशित हुई थी, वैसे हमें बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। आप लोग इसको बताइए, जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से जो देखिए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसमें से ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना। जो मधुशाला थी यह 1935 में इन्होंने प्रकाशित की थी। 1935 में मधुबाला थी, यह 1936 में प्रकाशित की थी। 1936 में प्रकाशित की थी। मधु कलश थी, यह 1937 में प्रकाशित की थी, ठीक ना। और निशा नियंत्रण जो था यह 1938 में, ठीक ना, यह 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो यह आप लोग इसका क्रम यह है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचनाएं हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तुलसीदास के रचनाकार हैं। जो तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन। महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है। जो तुलसीदास के रचनाकार के बारे में आपको बताना है कौन है इसमें। तो महादेवी वर्मा है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें से ऑप्शन हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही होगा, ठीक ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुमन द्विवेदी की, उषा प्रियवंदा की। उषा प्रियवंदा की। तो इसमें बताना अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। यह एक आत्मकथा है। तो यह किसकी है आप लोग इसको याद रखिए। और यह जो अन्या से अनन्या है, यह प्रकाशन कब, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था, ठीक ना। अन्या से अनन्या 2007 में हुआ था। ये किसकी रचना है। तो यह रचना हमारी प्रभा खेतान की। किसकी। प्रभा खेतान की यह आत्मकथा है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने किसका वाक्य है। किसका वाक्य है। कबीर का, दादू का, नाना का, रैदास का। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, यह किसकी वाक्य, किसका वाक्य है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो हमारा वाक्य है, यह रविदास जी का है। रविदास जी का है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव। त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। तो कौन सा शब्द तद्भव है यह आपको बताना है। तो तद्भव जो शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का जो शब्द होता है उसका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है, मतलब उसके बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उसमें प्रयोग किया जाता है तद्भव शब्द का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो खेत है यह तद्भव शब्द है, ठीक। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और यह जो हमारा 3 ऑप्शन है, त्रिकुटी, प्रभु, नाथ या तत्सम शब्द है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज।
धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो देशज शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा देशज शब्द है। तो इसमें से कौन सा शब्द देशज है, ठीक ना। तो आपको बताना है, देखिए इसमें से हम जो देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो अपने अपने भारत में उसका प्रयोग किया जाता है, अपनी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो इसे देशज शब्द कहा जाता है। उसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा धड़ाम। कौन सा, धड़ाम। जो लाश है यह तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी, तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो औरत है, औरत जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो पतलून है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। जो हमारा और जो देशज जो शब्द होते हैं उसमें देखिए खिड़की होती है, खिचड़ी होती है, पगड़ी होती है, जूता होता है। यह जो हमारा देशज शब्द होते हैं यह होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, इसमें से आपको बताना है। आप लोग इसको, यह लोकोक्तियां हैं, तो ऐसा प्रश्न आते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में भी आते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो देखिए छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होगा जो अयोग्य व्यक्ति हो उसको अच्छी चीज देना, ठीक ना। क्या है, जो अयोग्य व्यक्ति है उसको अच्छी चीज देना, उसको अच्छी सुविधा देना, यह क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग धन वेद, ऋक धन वेद, रि धन गवेद, ऋग धन वेद। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा, ठीक ना। इसमें से कौन सी संधि है ये भी बताइएगा। तो इस ऋग्वेद का हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा, ऋक धन वेद, जो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यह और कौन सी संधि है, तो यह व्यंजन संधि है, ठीक ना, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द में कौन सा समास है, ठीक ना। इसमें से बताना है कौन सा समास, आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, आप, इसका समास विग्रह करेंगे आप पर बीती, ठीक ना, आप पर बीती, यह इसका समास विग्रह करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष समास होगा, और यह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आप बीती शब्द में समास है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और जो तत्पुरुष समास का जो इसमें समास धातव्य होते हैं, इसके जो पद होते हैं, इसमें क्या होता है, उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है। ये भी आप लोग इसके याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, आपादान, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक होगा, आपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक होगा, तो इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। यह ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक है, घोंसले में चिड़िया है, ठीक ना, डी का होगा ऑप्शन हमारा यह। आप लोग इसको याद रखें। आप लोग ये भी याद रखिएगा, हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में मुख्यतः 8 कारक होते हैं। कितने, 8 होते हैं। संस्कृत में पूछेगा तो 6 कारक, ठीक है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, राग्येय राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन।
तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। और नागार्जुन की जो रचनाएं हैं आप लोग इसको याद रखिएगा। युगधारा, कौन? युगधारा, युगधारा जो है यह नागार्जुन की रचनाएं हैं। सतरंगे पंखों वाले, यह नागार्जुन की रचना है। प्यासी पथराई आंखें, यह नागार्जुन की रचनाएं हैं, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो कनुप्रिया की रचना है तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यह धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक ना। धर्मवीर भारती की रचना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो इसमें से कौन सा हमारा प्लुत स्वर है यह आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर यह होते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा प्लुत स्वर है? इसमें से कौन सा प्लुत स्वर है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ओम जिसे पढ़ा जाता है तो यह इसका प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यू मतलब इसका होता है, तो यह ओम ऐसे पढ़ा जाता है, तो हम लोग इसका प्लुत स्वर होता है, ठीक ना। यह ओम इसका प्लुत स्वर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। नियोजन, यह प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होता। प्रयोजन का समानार्थी शब्द होता है लक्ष्य होता है, हेतु होता है, उद्देश्य होता है। यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। ऋजु का विलोम शब्द है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का विलोम शब्द कौन सा होगा यह आपको बताना है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का विलोम शब्द होता है हमारा वक्र। क्या होता है? वक्र होता है ऋजु का विलोम शब्द, ठीक। ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और जो ऋजु के क्या है? ऋजु के समानार्थी शब्द हैं सरल, त्रिकोण, सीधा। यह क्या है? समानार्थी शब्द हैं, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ढाई अपूर्ण बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं, 26 पूर्णांक बोधक। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा निर्देशक अशुद्ध है विशेषण का यह आपको बताना। देखिए ढाई जो है, ढाई लिखते हैं तो यह क्या? एक अपूर्णांक है, ठीक ना। अपूर्णांक बोधक है, आप लोग इसको जानते हैं, अपूर्णांक बोधक है। और दूसरा जो है यह क्रमवाचक है, क्रम को बता रहा है। 26 क्या है? यह भी एक पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक नंबर है 26, पूर्णांक होता है। और जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। यह ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब विशेषण मूलतः कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण मुख्यतः होते हैं, ठीक। ये 4 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। आपको बता दीजिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सर्वनाम
का भेद कितना होता है, सर्वनाम का भेद आपको बताना है कितना होता है। तो आप लोग इसको बताइए। देखिए तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम मतलब यहाँ अपने निज की बात कर रहा है, ठीक ना। और सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यह आपको ऑप्शन बताना है। तो इसमें कौन सा शब्द होगा। देखिए यह क्वेश्चन जो आया हुआ था रिपीटेड में, यह विवादित क्वेश्चन था, ठीक ना। इस पे जो आयोग आंसर लगाया है वह ऐसा क्वेश्चन आंसर है कि थोड़ा सा उस पर सोचने में लायक है, ठीक ना। तो इस पे जो आयोग आंसर लगाया हम भी वही आंसर को मानेंगे, ठीक ना। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। चील है, कड़ी है, सरसों है, संतान है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो चील है, कड़ी है, सरसों है, संतान है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें जो हमारा शब्द होगा संतान जो है, यह आयोग ने माना संतान जो है यह पुल्लिंग शब्द है, यह आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है। ठीक, ऑप्शन हमारा इसमें डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। स मूर्धा होता है बड़ा वाला, छोटा वाला मूर्धा दंत होता है, च कंठ होता है, स तालव्य होता है। यह कौन सा अशुद्ध आपको अशुद्ध नहीं शुद्ध बताना है। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्ण है, ठीक ना। शुद्ध ऑप्शन इसमें से कौन सा होता है आपको बताना है, ठीक। इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो आपको यह बताना है कौन सा होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन बी सही है, जो छोटा वाला स है यह क्या है, दंत होता है। और जो हमारा इसमें से ये यहाँ पे मूर्धन्य स होगा, ठीक ना, यहाँ पे मूर्धन्य स होगा। जो मूर्धन्य स होता है इसमें आता है मूर्धन्य स जो आता है ए वाला होता है, ठीक ना, मूर्धन्य स होता है। और जो हमारा दंत होता है, दंत होता है, तो दंत में आप लोग जानते ही हैं कि त वर्ग आता है, ल आता है, ठीक, ल आता है और स आता है, और कौन सा त वर्ग आता है। आप लोग इसको याद रखिए दंत में, ठीक ना। जो बड़ा वाला स है, जो बड़ा वाला स है ये वाला, यह कौन सा स है, यह स जो आता है तालव्य में आता है, ठीक ना, तालव्य में आता है, तालव्य में आता है। ठीक, चलिए आप लोग इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, कौन सा कथन अशुद्ध बताना है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में अज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया। क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन है और विसर्ग कंठ वर्ण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है, ठीक ना, अशुद्ध बताना है। देखिए जो विसर्ग होता है, जो विसर्ग होता है यह कंठ होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो क्षत्रिय यह संयुक्त व्यंजन होता है, और हिंदी में ग जो अज्ञ है का उच्चारण परंपरा से भिन्न है, ये भी आप लोग सही होता है, ये भी सही होगा। लेकिन हमें अशुद्ध बताना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे लड़के मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है, एकवचन है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है यह आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है यह आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह विकल्प हमारा सी सही होगा, ठीक ना। लड़के बहुवचन, इसमें जो हमारा सही अशुद्ध है, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के, लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन है। कौन सा, यह क्या, जो हमारा लड़का है यह कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है यह, इसीलिए हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। और पुल्लिंग है, कर्ता एक वचन है और पुल्लिंग भी है, तो ऑप्शन हमारा सी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। जो अशुद्ध बताना था,
राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? में राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य, कर्तृवाच्य। राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो यह क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, खा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ये हमारा डी ऑप्शन होगा, कर्तृवाच्य। वह कर रहा है, ठीक ना, कर्म कर रहा है, वो खा रहा है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? यहाँ पानी शब्द का जो अर्थ है, तीन अर्थ है, ठीक ना। पानी शब्द का तीन अर्थ है। एक तो मोती के लिए चमक होती है, और मनुष्य का सम्मान की बात कर रहा है, और चूने के लिए जल का बात कर रहा है। तो यहाँ श्लेष अलंकार में एक शब्द के तीन अर्थ हैं, तो इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आंख, अंक। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक ना। इसमें से कौन सा शुद्ध है? इसमें कौन सा अंग हमारा शुद्ध शब्द है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द होगा, यह हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अंगना। यह हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक ना। जो चांद है, यह चांद को हम इस तरह लिख सकते हैं, चांद, चंद्र बिंदु रहता है ऊपर, ठीक। जो आंख है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आंख, ठीक ना, इस तरह लिखा जाएगा। अंक जो है, अंक जो हमारा इसमें सही होगा, ये भी अंक इस तरह यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। तो ये हमारा अशुद्ध है, इसको अंक इस तरह लिखा जाएगा, ठीक ना, अंक इस तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन हमारा जो इसमें सही होगा शुद्ध, ये हमारा सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, सन्निधि। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें मात्रा का अंतर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है ऐसे ही, तो हमारा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सन्निधि, सन्निधि। इसमें जो हमारा सही होगा, डी सही होगा, सन्निधि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व्यवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण की निर्भर, तो यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, यह उपचारात्मक शिक्षण का सफलता निर्भर करता है, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।